हेलो एवरीवन। साथियों, जैसा कि हमने कल जुलाई 2025 का करंट अफेयर कवर किया था, उससे पहले हम लोगों ने जून 2025 का करंट अफेयर कवर किया था। हम जून से हमने क्यों शुरू किया है ये कंटेंट? क्योंकि 15 जुलाई को अभी बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है, तो उससे ठीक एक साल पहले का करंट अफेयर हमें कवर करना है। उसके बाद 26 जुलाई को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है। उसके बाद 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। इन्हीं एग्ज़ाम्स की डेट्स को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जून करंट अफेयर कवर करेंगे। मेरे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स में जिन लोगों ने मेरे पीडीएफ्स लिए हुए हैं या जो मेरे ग्रुप से पहले से जुड़े हुए, उन्हें पता है कि यूपी एपीओ में, इसमें प्री और मेंस दोनों में, उसके बाद अभी यूपी में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें सारे प्रश्न, और उससे पहले यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का एग्ज़ाम हुआ था। सारे के सारे प्रश्न आप जा करके, जिनके पास पुरानी पीडीएफ्स हैं, आप मैच कर सकते हैं। और अभी भी जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, अभी आप 15 जुलाई को एग्ज़ाम देंगे तो हम सारे क्वेश्चंस मिलाएंगे, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे, पिछली तारीखों में रहेंगे, तो हम आराम से इनको क्रॉस चेक कर पाएंगे। चलिए बिना समय गवाए अपना हम लोग अगस्त का करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगभग सारे के सारे तथ्य आपको याद हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पूरा उसका बैकग्राउंड बता दूंगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सा है? तो ये केरला है। लगभग सभी लोगों को पता होगा कि हाँ, केरला में लिटरेसी वगैरह हमेशा हाई रहती है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसका नाम है वंतारा, इसके खिलाफ शिकायतें आई है। वंतारा ये मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं उन्हीं का है। तो उसके खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी कि यहाँ पे जानवरों की अवैध खरीद हो रही है, अवैध रूप से उनको बेचा जा रहा है। तो ऐसे शिकायतें आई थी, तो उसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। तो इनका क्या नाम है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, चेलमेश्वर। इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, जो ये अंबानी फैमिली है, तो आपको पता है कि ये मतलब इंडिया में सबसे रिच है, तो ज़्यादातर लोग इनके जो भी हैं सब चेले हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट बिल को लोकसभा ने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया है, जो कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार कस्टडी में रहने वाले, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, या जो भी केंद्रीय या फिर स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, तो उनको पद से हटाने का प्रावधान करता है। यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो ऐसे मंत्री या पीएम सीएम जो कि 30 दिन से ज़्यादा लगातार कस्टडी में रहे हैं, तो उनको मंत्री पद से हटाने का प्रावधान करता है। तो ये कौन सा है? तो 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए, यहाँ पे 30 दिन की बात हो रही है और यहाँ पे भी 30 दिन की बात, 130, इसमें भी 30 आ रहा है, तो जहाँ जहाँ 30 आपको कॉमन दिखेगा आप पहुँच सकते हैं अपने आंसर तक। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चुनाव आयोग के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक के अलावा इनमें से किसे वैध बताया है? तो ये है आधार कार्ड। ये भी बहुत कॉमन है, आप आराम से पहुंच सकते हैं अपने उत्तर तक। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को पारित किया है। इसमें जो रियल मनी वाले गेम ऐप्स हैं उनके संचालकों पर कितनी सज़ा का प्रावधान है, उनको कितना मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा? तो ये है 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन अगर दोबारा ऐसा अपराध होता है तो वो सज़ा 3 से बढ़कर 5 वर्ष हो सकती है, और जो जुर्माना है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो सकता है। तो उसमें देखिए, दोनों में आप लगभग 2 गुना हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप एक रीजनेबल अपने माइंडसेट से पहुंच जाएंगे सही उत्तर तक। वोट चोरी डिस्प्यूट हुआ है, तो इस दौरान जो अपोजिशन है, विपक्ष है,
उसने संविधान के किस आर्टिकल के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की चर्चा की है? तो ये है आर्टिकल 324 क्लॉज 5। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए यानी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेट किसे बनाया है? तो आपको पता है कि इस समय जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। तो यही इन्हीं को बनाया था और यही इस समय जो है जीत गए हैं। अभी इसको मैं आपको याद करवा दूंगा। वहीं अपोजिशन पार्टीज़ ने वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार किससे जो बनाया था? तो इनका नाम है सुदर्शन रेड्डी। अब आप देखिए, ये भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है, और इसमें देखिए जो है कृष्ण जी के साथ राधा जी का भी नाम जुड़ा है। तो आप बताइए इसमें से कौन भारी पड़ेगा? इसमें से कौन भारी पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है यही भारी पड़ेंगे। तो अब आप देखिए इनका नाम भी है यही, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, अब आपको भूलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हैंड रिक्शा पर बैन लगाया है और इसे इनह्यूमन प्रैक्टिस बता करके इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया है? तो ये है माथेरान, महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। ये लगभग 2500 मीटर ऊंचाई पे ये हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए, जो हैंड रिक्शा होता है वो चलाते चलाते उन लोगों के माथे पे पसीना आ जाता है, ठीक है। वो जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, तो उनके माथे से पसीना टपकने लगता है, वो हारा हारा महसूस करने लगते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में हारा भी आ रहा है और माथे भी आ रहा है, ठीक है, माथा यानी फोरहेड। तो आप इस तरीके से माथेरान महाराष्ट्र तक आप पहुंच सकते हैं। किस राज्य ने वीमेंस कोर्ट का शुभारंभ किया है? तो ये है सिक्किम। अब आप देखिए, जब किसी चीज़ का शुभारंभ होता है तो हमेशा जो है सिक्का वगैरह जो है दिया जाता है ना, शगुन के तौर पे। किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो सिक्का मतलब जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए 100 रुपये का नोट है तो उसमें 1 का सिक्का जोड़ दिया जाएगा, 500 का नोट है तो उसमें भी 1 का सिक्का जोड़ दिया जाएगा। और स्पेशली इन सब कामों में ज़्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट किसका दिखता है? तो वीमेंस का दिखता है। तो जहाँ वीमेंस आ जाएगा वहाँ पे आप सिक्का देख लीजिए, तो उससे आपको सिक्किम ऐसे अपने दिमाग में रिलेट कर लीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने स्टेट एजुकेशन पॉलिसी यानी स्कूली शिक्षा जारी की और 2 भाषा फार्मूला को दोहराया? तो ये है तमिलनाडु। अब आपको पता होगा इस समय जो है लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। अभी रिसेंटली कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। दोनों स्टेट के जो पब्लिक है उन्होंने कंडक्टर्स को पीट दिया, क्योंकि भाई अब महाराष्ट्र का जो कंडक्टर है वो कर्नाटक में जाएगा तो मराठी बोलेगा और ये कन्नड़ बोलेगा महाराष्ट्र में जाके, तो इसके लिए इन लोगों की पिटाई कर दी गई। फिर यहीं पे तमिलनाडु स्टेट भी है। भाई तमिलनाडु वाले जो हैं अपनी जो तमिल इनकी लैंग्वेज है लोकल, इसको सपोर्ट करते हैं, दूसरा इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं। ये हिंदी वगैरह नहीं पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे। और जो इस समय एनडीए गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि एक मतलब वैकल्पिक भाषा के रूप में ये हिंदी को भी चुने और स्कूलों में हिंदी की शिक्षा दी जाए। लेकिन जो साउथ के स्टेट्स हैं वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट ने किस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी? तो ये उस समय डिस्प्यूट चल रहा था मणिपुर में। मणिपुर में कुकी समुदाय है, तो कुकी समुदाय को लेकर के वहाँ पे बहुत तनाव चल रहे हैं एक लंबे समय से, तो इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल वहाँ पे बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। एनसीईआरटी ने क्लास 3 से लेकर 12 के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है? तो ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ा है और एक्सियोम मिशन 4 को जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी को पता होगा, और एक्सियोम मिशन ये वही है जिसमें सुधांशु शुक्ला का नाम बहुत चर्चित है। ब्रेन को खाने वाला एक अमीबा है, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा के इन्फेक्शन के मामले केरल में पाए गए। इस अमीबा का नाम क्या है? तो इस अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए, अगर आपका ब्रेन नहीं काम करेगा, अगर आपका ब्रेन नहीं काम करेगा तो आप कोई भी काम करेंगे वो फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाउल, ये फाउल आ रहा है ना इसमें, तो आप ऐसे इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ का नाम बताएं जिनका टेन्योर केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इनका नाम है सतीश कुमार। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव
किसने जीता? तो इनका नाम है राजीव प्रताप रूडी। अब आप देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे आपको पता है कि मेजॉरिटी से डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे डिसीजंस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। अब जो सबको राजी कर लेगा उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया जाएगा, जिसने सबको राजी कर लिया हो, रेडी कर लिया हो। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए राजराजन। अब इसको कैसे याद कराया जाए आपको? देखिए, ये इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है सारा भाई, ठीक है, मतलब सबका भाई। सबका भाई कौन होता है? जो जिसके पास सबके राज होते हैं। भाई जो भाई होता है उसी के पास तो सबके राज होते हैं। तो जो विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर कौन हैं? तो जिनके पास सबके राज, राजराजन, ठीक है। इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह। कैसे याद किया जाए? देखिए, ये उप प्रमुख हैं। इनको उप प्रमुख क्यों बनाया गया? उप का मतलब होता है कि जो प्रमुख वाले से छोटा हो, ठीक है। तो उप मतलब जो प्रमुख वाले से एक लेवल नीचे हो, जिनकी पोस्ट। तो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए इनके नाम में आ रहा है पुष्प। अब आपने पुष्पा मूवी का डायलॉग सुना होगा। तो ये सच में फ्लावर थे, तो इसीलिए इनको जो है उप प्रमुख बनाया गया, प्रमुख नहीं बनाया गया। भाई जब इनका नाम ही पुष्पेंद्र है, पुष्प है, तो इनको फिर प्रमुख कैसे बनाया जाएगा? यही अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है संजय वात्स्यायन। अब आप देखिए, वात का मतलब होता है एयर, यानी कि हवा। अब कोई चीज़ पानी में डूबने लगेगी तो अगर उसके अंदर एयर भर देंगे, जैसे बलून हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो जो है पानी में डूबती नहीं है। तो डूबने से बचाने के लिए किसी ऐसे नाम का चुनाव किया इन्होंने जिसमें वात आया हो, यानी एयर। देखिए, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बस सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, इतने समझदार तो आप भी हैं। तो इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन है? तो वात्स्यायन जहाँ आएगा, संजय वात्स्यायन, आप इसको रिलेट कर लेना। नोएडा की पहली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है मेधा रूपम। तो देखिए, गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं ना नोएडा को, तो इसमें देखिए बुद्ध आ रहा है। बुद्ध का मतलब बुद्धि, जो मतलब बुद्धि से बहुत तेज हो, जिसको मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया हो। और मेधा का भी मतलब होता है बुद्धि। अगर आपको थोड़े बहुत पर्यायवाची वगैरह पता होंगे तो देखिए दोनों इसमें भी बुद्ध और ये भी मेधा का मतलब बुद्धि। इसे कहते हैं ना मेधावी। मेधावी का मतलब बहुत तेज, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल। अब देखिए, कोई सिंगल होगा, शस्त्र की ज़रूरत किसको होगी? उसी को ज़रूरत होगी शस्त्र की जो सिंगल हो बेचारा। जब 10-12 लोग होंगे तो वो तो भाई अपने हाथ से भी किसी को हरा सकते हैं या उनको मतलब परास्त कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जब सिंगल होगा तो उसको मतलब सशस्त्र चलना होगा, ठीक है। तो इनके नाम में ही आप देखिए सिंघल आ रहा है, इसको आप सिंगल पढ़िए। तो इस तरीके से सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो संजय सिंघल है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी प्रोवाइड की जाए। तो देखिए, ये तो मटेरियल ये वाला तैयार हो गया था, मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने के करंट अफेयर्स रेडी कर लिए थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ही तो आप ये सेम पीडीएफ आपको पूरी इंग्लिश में मिल जाएगी, उसमें एक सिंगल वर्ड आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए तो आपको एक सेकेंड सॉरी, गलत हो गया ये, मैं सही से लिखता हूँ दोबारा। आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश में। और आगे भी मैं बना पाऊँगा तो देखिए मैं बना दूंगा, क्योंकि पीडीएफ्स पहले से बन गए थे और जो भी सारे टर्म्स हैं वो सब कुछ पहले से यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है केजे पटेल। याद कैसे किया जाए? देखिए, ये बोल के पढ़ते चले जाना बड़ा आसान है, लेकिन आपके दिमाग में फिट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ अपने जितना, भाई जिस स्तर पे मैं प्रयास कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितना आपको फ़ायदा मिले अच्छी बात है। और एक चीज़ आप लोग मतलब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, हालांकि मुझे सब बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपसे मैं कह रहा हूँ, वीडियो एक सेकंड रोक के आप लोग ना वीडियो मतलब लाइक ज़रूर कर दिया करिए,
इससे क्या होता है ना कि जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात क्या होता है कि जो वीडियो होती है उसकी रीच जो है ज़्यादा हो जाती है यूट्यूब की तरफ से, तो एटलीस्ट मुझे भी थोड़ा सा फिर एक मतलब मोटिवेशन फील होता है जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, कमेंट्स आते हैं। और आप लोग अगर ऐसे पैसिव स्पेक्टेटर बन के इस चीज़ को देखेंगे तो फिर एक समय के बाद मैं भी निराश हो जाऊंगा, है ना। देखिए तभी मज़ा आता है जब सेशन इंटरेक्टिव हो, उधर से रिस्पॉन्स आए, आप थोड़ा सा मतलब आप भी एक्टिव रहिए ना। हाँ, ये था कि इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है। तो देखिए फार्मर्स फर्टिलाइज़र, देखिए फार्मर्स की जो है बड़ी हालत ख़राब रहती है, जब भी आप देखेंगे तो फार्मर्स जो है हमेशा दुखी रहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फार्मर्स को मतलब पटा ले, ठीक है, जो फार्मर्स जो परेशान हैं उनको मतलब पटा ले, मतलब खुश कर दे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, पटेल, के जे, जे का मतलब जो फार्मर्स को पटा ले, के जे पटेल। नेक्स्ट, बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 10 एकर्स लैंड फ्री मिलेगी। तो ये है 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले को मिलेगी। अब 100 करोड़ अंक ऐसा है कि इसमें कुछ बहुत ट्रिक विक की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्वियसली आपका दिमाग इतना अच्छा है कि आप इसको देख रहे हैं तो आपको एक हफ्ते तक ये अंक याद रहेगा। भारत का मरीन फिश प्रोडक्शन यानी कि समुद्री मत्स्य उत्पाद 2023-24 में 8.9% बढ़कर कितना हो गया है। तो ये हो गया है 44.95 लाख टन। अब इसको कैसे याद किया जाए। देखिए कोई भी मरीन फिश प्रोडक्शन या कुछ भी है मरीन उसमें, तो देखिए उसमें ऐसे ऐसे पानी भरा होगा, ठीक है। अब उसको आप कहीं लेके जाएंगे तो ऐसे 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 पानी उससे टपकेगा, पानी ऐसे उसमें चुएगा, ठीक है, चुएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए 44, 44 मतलब ऐसे कोई चू रहा है ना, तो 44 है ना ये, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में देखिए ये तो आपको सिर्फ आप जो लास्ट मंथ है उसको आप याद रखिएगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा इसको अभी आप छोड़ दीजिए एकदम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। तो यानी कि जो भी नंबर होगा वो 50 से कम होगा। तो 50 से कम अगर आपको कोई नंबर डिसाइड करना हो तो आप सबसे पहले 50/2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 25% इन्होंने बढ़ा दिया था। इसी की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने कि डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने के लिए जिन्हें वहाँ जाना था, तो उन्होंने अपनी अमेरिका की यात्रा पोस्टपोन कर दी इसी से मतलब क्रोधित होकर। हालांकि बाद में उन्होंने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट था वहाँ पे उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने अपने कुछ दूसरी समस्याएं बताई जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया, लेकिन असल रीज़न इसका यही था, ये जो 25% अमेरिका ने बढ़ा दिया था। तो ये किसने पोस्टपोन किया था, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1 अगस्त से लागू हो गया है, इसके जरिए किन लॉज में अमेंडमेंट किया गया है, बदलाव किया गया है। तो इसमें ये सारे हैं, जैसे आरबीआई एक्ट है 1934 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 इसी में है, और जो चौथा ये है बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970 और 1980। तो इसमें ये सारे के सारे शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के इसको करना कैसे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो जितने विकल्प आएंगे आपको सारे के सारे विकल्प उसमें सही लगा देने हैं। इसको छोड़ दीजिए, लास्ट मंथ का देखेंगे जिस समय आपका एग्ज़ाम है। अगला देखते हैं, डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन्स सिस्टम IADWS का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है, तो ये उड़ीसा से किया है। कैसे इसको याद किया जाए, देखिए एयर डिफेंस वेपन सिस्टम वो भी इंटीग्रेटेड, तो आपको पता है कि ज़्यादातर ये उड़ीसा के चांदीपुर तट से होता है, उड़ीसा के चांदीपुर से। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टैटिक जी के पता है तो आप इसको लगा सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेसिटी वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की किस कमांड ने किया है। तो देखिए जो भी आप इसको पूरे जीवन याद रखिएगा यहीं से, कि जो भी न्यूक्लियर वाले मामले होते हैं तो स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड ही उसको करती है, क्योंकि ये मतलब जो स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड बनाई जाती है इसकी,
आर्मी की, ये इसी काम को करती है, जो भी मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं तो वो यही हैंडल करते हैं। स्ट्रैटेजिक आप जहाँ भी देखिएगा तो उसको सीधे सीधे न्यूक्लियर से आप रिलेट कर दीजिएगा। किस देश में आयोजित मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भारत के आर्म्ड फोर्सेस के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया? तो ये है मिस्र में आयोजित। कैसे इसको याद किया जाए? देखिए, ब्राइट स्टार, अब ब्राइट स्टार, ब्राइट है कोई स्टार तो उसमें एक कलर तो होगा नहीं। आपको पता है कि कोई भी जो कलर होता है उसमें विबग्योर बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। स्टार्स भी कोई एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या है? मिस्र को क्या बोल सकते हैं? मिश्रण जो होता है उसको मिक्सचर बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। तो ये भी तो मिक्सचर ही है। जो ब्राइट है, कोई चीज़ जो ब्राइट है वो भी तो कलर्स का मिक्सचर ही है ना। तो इसको आप मिस्र याद रखिएगा, इजिप्ट। इसीलिए मैं इसको हिंदी में टाइप करता हूँ ताकि आपके लिए कोई ना कोई एक ट्रिक बन पाए। देखिए, मैं भी इंस्टेंट यहाँ इसको पढ़ता हूँ और तुरंत जो है दिमाग को अपने चलाता हूँ। कभी कभी इसीलिए मुझे कुछ सेकंड लग जाता है, कुछ सेकंड में चुप रहता हूँ। आप इसको 2x पे करके देखा करिए। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, यानी कि छिपी हुई जो मिसाइल्स हैं, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, तो उसको शामिल किया गया? तो ये प्रोजेक्ट है 17A। इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, प्रोजेक्ट 17 इस पे आपको सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा सतर्क रहने वाली चीज़, थोड़ा सा, है ना। तो आप देखिए, उदयगिरी, गिरी का मतलब होता है माउंटेन्स, और हिमगिरी ये भी माउंटेन्स ही हैं। मतलब हिम और गिरी, हिम मतलब हिमालय, आप समझ रहे होंगे। हिम मतलब बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ अपना मतलब हिमालय पर्वत। तो आप देखिए, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आप जब चढ़ते हैं ऊपर या नीचे उतरते हैं तो ढाल इतना ज़्यादा, कभी कभी इतना स्टीप वो होता है, इतना तीव्र होता है कि आपको गिरने का खतरा रहता है। तो आप सतर्क रहते हैं। तो आप सतर्क से 17 याद रखिएगा, ठीक है। 17A। भारत और किस देश की नौसेना के बीच स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, आपको पता होगा SLS में लिखा हुआ है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका और IN से इंडिया और एक्सरसाइज, तो बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने LCA Mark 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? देखिए, जब फाइटर जेट्स में लोग जाते हैं फाइट करने के लिए तो कोई साथ नहीं होता है उनके, नो साथ, मतलब कोई उनके साथ नहीं जाता। फाइटर जेट्स में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें जो अपने कैप्टन्स होते हैं, जो जवान होते हैं आर्मी के, वो अकेले जाते हैं। तो नो साथ, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 97। वर्ष 2035 तक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए PM मोदी ने 79th स्वतंत्रता दिवस पर किस मिशन को शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये आपका जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है इसका नाम है सुदर्शन चक्र। आपको पता है ये भी अपने जो हिंदू मैथोलॉजी है, जैसे नारायण का सुदर्शन चक्र, ये उसी से लिया गया है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम का नाम। राष्ट्रपति ने 79th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी के 4, एयरफोर्स के 9, BSF के 2 जवानों को वीर चक्र देने का ऐलान किया है। ये किस काल में दिया जाने वाला अवार्ड है? तो ये वॉर टाइम में दिया जाने वाला अवार्ड है। क्यों दिया गया? ये चूँकि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित थे। तो ये जो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान मार गिराए जाने की जानकारी एक कार्यक्रम में दी थी? तो उन्होंने 6 विमान मार गिराए की जानकारी दी थी, जिसमें से 5 फाइटर जेट थे और 1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट था। याद कैसे रखा जाए इसको? तो आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर में मतलब एकदम छी टाइप की हरकतें की थी।
जो भी टेररिस्ट थे। तो छी से आप 6 याद रखिएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा अधिग्रहण परिषद, देखिए इसका क्या काम होता है, जैसे जो भी हमारी खरीद होती है तो उसको यही अप्रूव करता है, मतलब यही जब यहाँ से अप्रूवल होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, तभी उसके लिए पैसे वगैरह का, फंड वगैरह का अलॉटमेंट होता है, फंड वगैरह का अप्रूवल होता है। ने देश की मिलिट्री प्रिपरेशंस को मजबूत करने के लिए अगस्त 2025 में कितने करोड़ रुपए के कई खरीद प्रस्तावों को इसके जो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स हैं उसको मंजूरी दी है? तो ये है 67,000 करोड़। आईआईटी मद्रास में स्थापित इंडियन आर्मी रिसर्च सेल का क्या नाम है, जिसका उद्घाटन सेना प्रमुख ने अगस्त 2025 में किया? तो इसका नाम है अग्नि शोध। कैसे इसको याद किया जाए? देखिए आईआईटी मद्रास, जब आप मद्रास लिखेंगे तो ये मैड उसमें आएगा, ठीक है। तो जो मैड हो जाता है वही तो शोध लेता है, मतलब प्रतिशोध, कहते हैं ना हम सब जला के राख कर देंगे, तो वही अग्नि शोध, मतलब जला के सब कुछ हम राख कर देंगे। भारत और किस देश की नौसेनाओं यानी नेवीज के बीच 32वां सिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, जो कि चांगी नेवल बेस और दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ? अब आप देखिए सिम्बेक्स में SIM, सिम्बेक्स में आप देखिए SI से सिंगापुर, ठीक। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 को कौन सावा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया? अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 79 था ये। अब इसका थीम पूछा गया है, तो इसका थीम है नया भारत, ठीक है। पिछले वाले का क्या था? विकसित भारत। भाई अभी तक हम लोग विकास कर रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग विकास कर चुके हैं, तो अब हम लोग जो है अपने आप को नया भारत कह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अब तक सबसे लंबा भाषण किसने दिया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने दिया है, 103 मिनट का भाषण दिया है इन्होंने। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो देखिए इसको आप फिदा पढ़िए, ठीक है। कहाँ पे आप जाते हैं तो हो जाते हैं गोवा बीचेस पे। नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपने इनको देखा होगा मीराबाई चानू को, अब आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं 48 किलोग्राम। इनका नाम है यहाँ पे रीति नहीं होना चाहिए, ऋषि होना चाहिए, इसको आप कर लीजिए ऋषि। ऋषिकांत सिंह ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? अब देखिए जो ऋषि वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर आदमी जब 60 साल का हो जाता है उससे बाद ही आपने देखा होगा, जैसे रामायण महाभारत के आपने एपिसोड्स देखे होंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर सब सफ़ेद दाढ़ी वाले मिले होंगे, सब 60+ एज वाले। तो ये 60 किलोग्राम, इसको आप ऐसे याद रखिएगा ऋषि से। भारतीय ओलंपिक संघ, देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें ना आप कुछ कर रहे हो ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ये लोग अपने नाम के साथ ही लेके आ रहे हैं ये सारी ट्रिक्स। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी? तो ये है 2030। याद कैसे किया जाए? देखिए एक ही गिनती है जिसमें आपको कॉमन वो मिलेगा एक चीज़। कॉमनवेल्थ में देखिए 2 बार 0 आ रहा है, कॉमनवेल्थ जब आप लिखेंगे COMMON 2 बार आ रहा है ना 0। अब आप कोई ऐसी गिनती पकड़िए जिसमें 2 बार 0 आ रहा हो, तो जब आप 2 बार 0 लिखेंगे तो देखिए 2000 तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब 2040 की बात अभी होगी नहीं, 2025, 26, 27, 28, 29 तक 0 नहीं आना है। कैसे आएगा? 30 में आएगा। अब आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ और ये दोनों में जो है 0 0 आ रहा है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। किस शहर में विश्व रोबोट खेल का आयोजन हुआ? तो ये रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सब चाइना में ही होगा।
इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में महिला की भाला फेंक स्पर्धा यानी कि जेवलिन थ्रो इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है अन्नू रानी ने। अब आप देखिए, जैसे जो भाला वगैरह की बात होती थी, तो जो पहले राजा रानी होते थे उन्हीं के समय में भी देखते थे, तो देखिए जो है इनके नाम में आ रहा है ये, तो अब आपको खुद ही ये चीज़ रिलेट हो जाएगी इससे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय खिलाड़ी को 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों यानी कि मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स में से एक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो मेंटल से कैसे इसको रिलेट किया जाए? तो देखिए, कोई चीज़ जो नया है, नौ, तो वो चीज़ आपको पता है कि मेंटली जो है सबसे बेहतर होगी जो चीज़ नई है। धीरे धीरे क्या होता है कि एज के साथ साथ चीज़ें खराब हो जाती है, तो उनके नाम में नौ आ रहा है ना, नौ का मतलब होता है न्यू, नया। नेक्स्ट, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना है? तो इनका नाम मैग्नस कार्लसन है। इनका भी नाम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इनके लिए ये भी किसी ट्रिक के मोहताज नहीं है। किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कबूतरबाजी जैसी ट्रेडिशनल और हेरिटेज खेलों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? अब देखिए, बैलगाड़ी वगैरह कहाँ पे यूज़ होगी? जहाँ पे बहुत कृषि होगी। सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होगी? जहाँ पे 5 नदियाँ होंगी। 5 नदियाँ कहाँ पे हैं? पंजाब में हैं। 13 वर्ष बाद भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? अभी किसी भारतीय को 13 वर्ष बाद नियुक्त किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनका नाम है खालिद जमील। कैसे याद किया जाए? 13 वर्ष से ये खाली थे, तो इनको बुला लिया गया। खाली से खालिद और जमील, ऐसे याद रखिएगा। फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? तो इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 2 गोल्ड मेडल सहित कितने मेडल्स प्राप्त करके 20वां स्थान प्राप्त किया? तो इन्होंने 12 जो है टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से 2 इन्होंने गोल्ड जीता है, 5 सिल्वर जीता है और 5 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो देखिए, बड़ी आसान गिनती है, आप कोई एक इसमें से पकड़ लीजिए। 5 अगर आपको सिल्वर याद है तो इसी के साथ आप 5 ब्रॉन्ज कर दीजिए। अब 5 और 5, 12 में 2 बच रहे हैं, तो 2 जो है आपके गोल्ड हो जाएंगे। 57वें यानी कि 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत कितने मेडल जीतकर छठे स्थान पर रहा? तो भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड जीता है इन्होंने, 2 सिल्वर जीता है। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होते हैं तो 2 चीज़ों के बीच में जनरली होने को तो बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो हम रिएक्शंस पढ़ते थे तो किसी 2 चीज़ों का हम वो पढ़ते थे, 2 चीज़ों के बीच में रिएक्शंस, और फिर कोई एक तीसरी सी चीज़ बन के आती थी, फिर उसको हम लोग बैलेंस करते थे। तो अब देखिए, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, ठीक है, तो टोटल ये 4 हो जाएगा। 2 कैसे याद रखना है? देखिए, ये 2 है ना, ऐसी एक रिएक्शन होगी केमिस्ट्री में, फिर जो है D+E F, 2 ऐसे फिर रिएक्शन होगी, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये 2 और ये 2, AB और प्लस DE। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिकाओं के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। अब आप देखिए, ये टेबल टेनिस की बात हो रही है, ठीक है, और इनके नाम में आ रहा है भौमिक, तो यानी कि ये साफ साफ चिल्ला रहा है कि नहीं, भूमि पे नहीं, भूमि का मतलब होता है लैंड, भूमि पे नहीं टेबल पे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। अब आप देखिए, इसमें भी देखिए यूनिवर्स आ रहा है, ठीक है, इसमें भी देखिए आप यूनिवर्स आ रहा है, और इसमें भी देखिए विश्व आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की किस सबसे ऊंची माउंटेन पीक पर तिरंगा फहराया है? तो इनका नाम है इस
माउंटेन पीक का नाम है माउंट एल्ब्रुस। कैसे याद किया जाए, देखिए इनके नाम में आ रहा है नमी, और नमी कब आती है सुबह आपके फेस पे, जब आप मुंह धोते हैं यानी ब्रश करते हैं, तो इनके नाम में आ रहा है ना ब्रूस। ब्रूस कहते हैं ना कि गाँवों में आदमी कहते हैं अरे ब्रूस कर लो, ब्रूस कर लो, तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा, माउंट एल्ब्रुस और ये नमी। नेक्स्ट, भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम एस स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री ने एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा अनाउंसमेंट किया। ये ग्लोबल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई सीधी सी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, कृषि के लिए। और जब भूखमरी कम होगी तो धीरे धीरे हिंसा कम होगी, उससे समाज में शांति आएगी, पीस आएगी। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, तो ये शाहरुख खान को चुना गया था, विक्रांत मैसी को चुना गया था। शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए चुना गया था, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो रानी मुखर्जी को मिला है। इनकी फिल्म कौन सी थी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नेक्स्ट, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसको चुना गया था, तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना गया था 12th फेल को। फीचर फिल्म क्या होती है, फीचर फिल्म्स वे फिल्म्स होती हैं जो मुनाफा कमाने के लिए बनती हैं, जो पैसे कमाने के लिए बनती हैं। नॉन फीचर फिल्म बनती हैं समाज को एक मैसेज देने के लिए, समाज में सुधार के लिए, समाज में चल रही किसी बुराई को दूर करने के लिए। इसी अवार्ड में पूछा गया है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। इसी में पूछा गया है कि होलसम एंटरटेनमेंट के लिए यानी संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो ये है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। भाई होलसम एंटरटेनमेंट के लिए करण जौहर का नाम तो पता ही है आप सभी को कि हाँ जाना माना नाम है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसी में फिर पूछा गया है कि बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए किसे चुना गया है, तो ये है कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए नॉन फीचर फिल्म आ गई, तो इसमें बेस्ट फिल्म पूछा गया है, तो इसका नाम है फ्लावरिंग मैन। सौम्यजीत घोष इसके जो है डायरेक्टर थे। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, ये भी बहुत मुश्किल है कि पूछे। वैश्विक शांति पुरस्कार में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए अगर ये महीना पूछेगा कि अगस्त 2025, तो ये है 115। ये कैसे याद किया जाए, देखिए जब आप 15th क्लास पास करते हो, आपको लग रहा होगा 15th क्या होता है, तो देखिए 12th होता है। 12th के बाद आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है जनरली, बीए हो गया, बीएससी हो गया, उसके बाद आपकी शांति ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपके मन में करियर को लेकर के टेंशन शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से 15 आप याद रखिएगा। वैश्विक शांति के लिए दुनिया का सबसे पीसफुल देश कौन सा है, तो ये हर बार पिछले कई सालों से रह रहा है आइसलैंड। आइस वैसे भी वाइट कलर होती है, और जो वाइट कलर होता है वो शांति का सूचक होता है। न्यूम बेओ के सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये अबू धाबी है। कैसे इसको याद रखा जाए, तो देखिए सेफ्टी कहाँ पे होगी, जहाँ पे अब्बू होंगे, अब्बू मतलब फादर, ठीक है, तो जहाँ फादर होंगे वहाँ पे अपने आप सेफ्टी आपको फील होगी। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूम बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये है मैंगलोर। अब देखिए सेफ्टी सबसे सुरक्षित शहर भारत का, तो देखिए जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मांगने से मिल जाए, तो वो चीज़ भाई वो आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित वहाँ पे लगेगा, आपको लगेगा यार ठीक है यहाँ तो हमको सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है। नेक्स्ट, देश की निचली अदालत में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसका आंकड़ा संसद में केंद्र ने पेश किया, तो ये 4.6 करोड़ से अधिक आंकड़े जो है पेंडिंग है। कैसे याद रखा जाए, देखिए नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, 4 दिशाएं होती हैं, आप 4 करोड़ इसको याद रखो कि चारों दिशा के मामले आते हैं कोर्ट में, कोई एक डायरेक्शन का तो आता नहीं है। देश का नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखर पट्टनम में दिसंबर 2026 तक शुरू होगा, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगस्त 2025 में हुआ, यानी कि भूमि पूजन इसका हुआ, तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे।
किस एक्वानाट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया? इनका नाम है जतिंदर पाल सिंह। ये फ्रांसीसी पनडुब्बी नटाइल के जरिए 6 अगस्त को 5002 मीटर और 5 अगस्त को राजू रमेश 4025 मीटर गहराई में गए थे। अब देखिए, ये इतनी गहराई में गए हैं नॉर्थ अटलांटिक सी में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये गए थे इतनी गहराई में, तो वहाँ पे इनको बहुत सारी जातियों की मछलियाँ और पलती हुई वहाँ नीचे मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। तो देखिए जतिंदर, जतिंदर मतलब इसमें भी देखिए अंदर एक वर्ड छिपा हुआ है ना, और पाल सिंह, आप इस तरीके से इसको रिलेट करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से ज्वाइंटली अब तक का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जुलाई 2025 में लॉन्च किया। इसका नाम बताइए। इसका नाम है निसार। आपको ध्यान होगा यूपी एपीओ में क्वेश्चन ये आया था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये प्रश्न आपके एपीओ में भी आया था और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि इस जो निसार सैटेलाइट है जो कि नासा इसरो का जॉइंटली एक्सपेंसिव और पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो पृथ्वी की फ़ोटो खींची, इसका मैप तैयार करना, पृथ्वी में जितने भी जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, प्लस अर्थ और जो उसका एनवायरनमेंट है उसको करीब से समझना, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, जो इकोलॉजी और सारे जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को बारीकी से समझना। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति रॉय व नूरानी सहित कई लेखकों की लिखी कितनी पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए, जब बैन लगाया जाता है तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जनरली, ठीक है, उसके या फिर आपके घर पे एक मतलब पर्ची भेजी जाती है, तो आप पर्ची से आप इसको 25 याद रखिएगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल का निधन हो गया है। वह किस इंडस्ट्रियल ग्रुप से जुड़े हुए थे? तो वो कैप्रो समूह से जुड़े हुए थे। इसको कैसे याद किया जाए? देखिए, कैप और रो, अब भाई वो उनकी डेथ हो गई तो अब सब रोएंगे ना, रो मतलब अब सब रोना धोना करेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य के तत्कालीन गवर्नर एल गणेशन का निधन हो गया है? तो ये नागालैंड के थे। नेक्स्ट, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? तो ये जम्मू कश्मीर के, मेघालय के, गोवा के, उड़ीसा के, बिहार के, तो ये 5 स्टेट्स के ये रह चुके थे। नेक्स्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें पद्म भूषण मिला था। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे ये। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय ने कार्बन एमिशन व्यापार व्यवस्था यानी ट्रेडिंग सिस्टम को सक्षम करने के लिए किस अथॉरिटी का गठन किया गया है? तो ये है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक अच्छे देश हैं, आपने पेड़ वेड़ लगा दिया, इससे क्या हो रहा है कि आपके देश में कार्बन एमिशन कम हो रहा है, आपका वो जो पेड़ है वो सारे कार्बन को सोख ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी कार्बन क्रेडिट जनरेट होगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, हर देश के लिए क्या होता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको 100 कार्बन आप एमिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब आपने पेड़ लगा लिया, अब आपने 100 की जगह पे आपने 50 कार्बन एमिट किया। अब आपका 50 कार्बन का अभी आपके पास छूट है कि आप 50 कार्बन एमिशन और कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, ये 50 कार्बन आपने बेच दिया किसी दूसरे देश को, आपने चाइना को, अमेरिका जैसे किसी देश को बेच दिया। तो इससे क्या होगा, तो इस सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ये अथॉरिटी बनी है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के किस जिले में बादल फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? तो ये है किश्तवाड़।
अब देखिए 60 लोग हैं यहाँ पे, अब आप इसको किसी तरीके से ऐसा रिलेट कर लीजिए कि भाई 60 हैं तो लोग कई किश्तों में मरे होंगे ना, अब एक साथ थोड़ी मर गए होंगे 60, दो मरे होंगे, फिर दो मरे होंगे, ऐसे ऐसे करके भाई एक साथ लोगों की जान नहीं गई होगी ना, स्ट्रगल किया होगा, कोई 5 मिनट जिंदा रहा होगा, कोई 10 मिनट जिंदा रहा होगा, कोई 1 घंटे तक परेशान हुआ होगा। आप इस तरीके से किश्त करके इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने से गांव बह गया, इससे कईयों की मौत हुई और बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए? ये है उत्तरकाशी। ये घटना हुई थी 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में। इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए मान लीजिए कि ये उत्तराखंड का मैप है, मान लीजिए ये उत्तराखंड है, तो जो भी घटनाएं होंगी भाई नीचे तो ज़्यादातर जो है मैदान है, तो जो भी घटनाएं होंगी नॉर्थ में होंगी। ठीक है, अब ये देखिए अब इंग्लिश में भी इसको आप लिखेंगे तो उत्तरकाशी ही लिखेंगे, नॉर्थ काशी आप नहीं इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी, अब उत्तर साइड में आप जाएंगे तो वहीं आपको हिमालय और वो सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप देखिए इसको आप इस तरीके से ऑप्शन में आएगा तो आप रिलेट कर लीजिएगा। ये कल मैंने बताया था कि ये रूस का जो कमचटका प्रायद्वीप है, पेनिनसुला, वहाँ पे 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अब इससे वॉल्केनो में 6 साल में पहली बार इरप्शन हुआ, यानी कि विस्फोट हुआ। तो इसमें पूछा गया है ज्वालामुखी का नाम, तो ज्वालामुखी का नाम है क्रशेनिनिकोव, क्रशेनिनिकोव। अब 6 साल से भाई ये निन्नी कर रहे थे ये, और 6 साल बाद इनकी निन्नी खत्म हुई, अब ये जागे हैं। ठीक है, पहली बार विस्फोट हुआ, जाग गए ये। देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर 6 लेन एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी व सीएम नीतीश कुमार ने किया? तो अगर नीतीश कुमार जी आ गए तो इसका मतलब ये जो है बिहार में होना चाहिए। तो ये गंगा नदी पर बना है, इसका नाम है ओंटा सिमरिया पुल, यानी कि ओंटा से सिमरिया को जोड़ने वाला पुल, जो कि 8.1.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें 1800 करोड़ की लागत लगी है। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल किया? तो यह है 20 के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आप लोग आराम से कर लेंगे। किस राज्य ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रम श्री योजना शुरू की? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की। क्यों शुरू की? वहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले थे, जो दूसरे स्टेट्स के वहाँ पे माइग्रेंट वो जाते हैं वर्कर्स, तो उनके साथ भेदभाव होता है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के बहुत सारे लोग जा कर के वहाँ पे बस गए हैं अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए। लेकिन चूंकि वो एक लंबे समय से हैं तो अब वो वहाँ के वोटर्स बन गए हैं। ठीक है, अब वहाँ जो लोग लंबे समय से जो लोग हैं वहाँ पे, वहाँ के वोटर्स बन गए हैं। अब निश्चित जाहिर सी बात है कि जो वहाँ की सीएम है वो उनका वोट लेना चाहेंगी, तो इसीलिए श्रम श्री योजना उन्होंने शुरू की इन मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने। केंद्र सरकार ने प्रपोज्ड पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का स्टेटस दिया है, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 9। कैसे याद रखा जाए? हम लोग बोलते हैं ना 9 को हिंदी में नौ, नौ को लोग ऐसे नौ भी तो बोल सकते हैं ना, नौ का मतलब होता है न्यू, नोवा, ये सारे वर्ड्स होते हैं नए के लिए। ठीक है, तो 9 से आप याद रखिएगा 9। एक तरीका और इसको याद करने का, देखिए पटना पूर्णिया मतलब कोई किसी को पटाने की बात कर रहा है, ठीक है, और पूरी तरह से पटाने की बात कर रहा है, पूर्ण तरीके से। ठीक है, उसने लेकिन नो बोल दिया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, और मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, भारत ने लक्ष्य के कितने वर्ष पहले 2025 में पावर जनरेशन कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है स्रोतों से प्राप्त किया? तो ये 5 वर्ष पहले हासिल किया। 2025 तक का टारगेट था, 2030 तक का टारगेट था, 2025 में इन्होंने अचीव कर लिया, और ये 50% का इन्होंने अचीव कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ तय हुई थी 2030 तक करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। 79th स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किन मिशन का अनाउंसमेंट किया? तो सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, जनसांख्यिकी मिशन, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म टास्क फोर्स, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये सारी चीज़ें बहुत ही चर्चित हैं, अगर कहीं भी ऑप्शन में आएगा तो आप अपने कॉमन सेंस से मार के चले आएंगे। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी
फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रस्त्र। कैसे याद किया जाए? देखिए, अगर आप कहीं क्रॉसिंग पे फंस गए, अब कोई 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन जाएगी, तो रुद्र का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्से में रोना, इस तरीके से। ठीक है, तो आपका रुद्र रूप मतलब रौद्र रूप आपका सामने आ जाएगा, आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद रखना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी सचिवालय भवन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के एक हिस्से का उद्घाटन किया। इसका क्या नाम है? साथियों, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पानी पी लूँ, फिर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2025 को कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवन यानी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के एक हिस्से का उद्घाटन किया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम कर्तव्य भवन है, कर्तव्य भवन 3। अब आपको कर्तव्य भवन वहाँ पे भी मिलेगा जो भारत का नया संसद भवन बना हुआ है, और ये तीसरा कर्तव्य भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये यूपी में शुरू हुआ है। क्यों इसको यूपी में शुरू किया गया? देखिए, यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नए नए जो एज के लड़के हैं, आपने बहुत सारे वैसे देखे होंगे, मतलब आजकल सबको छपरी बनने का शौक़ है। मतलब अगर सरल शब्दों में इसको बताया जाए तो ले के बाइक्स निकल जाएंगे। उनको लगता है कि उनकी सारी मतलब अपनी कैपेसिटी को ख़त्म करके, खुद रनिंग करके, एक्सरसाइज करके, खुद की कैपेसिटी को ख़त्म करते हुए बाइक का एक्सीलेटर इतनी तेज़ मतलब वो घुमाते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब वो खुद दौड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी युवा लोगों की, वहीं पे ऐसी योजनाएं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू होगी। दूसरी बात ये है कि यूपी जो है पूरा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, मैदानों में रोड्स वगैरह बड़ी इजीली बन जाती हैं। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ पहले ट्रायल तौर पे मतलब देखना बड़े स्तर पे। तो जहाँ पे मैदान होंगे वहाँ रोड्स आसानी से बन जाएंगे, वहाँ पे ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को देखना, उसकी जांच करना ज़्यादा आसान होता है सरकार के लिए। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ तियानजिन में, और इसका थीम क्या था? शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की प्रगति। तो ये तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भी शंघाई आ रहा है, इसमें भी शंघाई भावना को कायम रखने की बात हो रही है। हाँ, इसको कैसे याद रखा जाए? किस शहर में? तो देखिए, जो यहाँ से जो गए होंगे पीएम वगैरह, तो अपने अपने यान से गए होंगे, है ना? तो देखिए, इसमें यान लिख के आ रहा है, तियानजिन। एससीओ शिखर सम्मेलन के तियानजिन डिक्लेरेशन में भारत की किस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की गई? तो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसी की यहाँ पे कड़ी निंदा की गई। तो इसको जो है मतलब अच्छे से याद रखना, आप पहलगाम हमला ही लगाना, क्योंकि ऐसी घटनाएं भारत में बहुत सारी होती रहती हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना, पहलगाम वाला। चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ समिट में रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का प्रपोजल किया? तो ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो ये भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं भाई, एससीओ और एससीओ। भारतीय पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच चीन के किस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता हुई? तो ये एससीओ में ही हुई थी। आपको बता दूं कि ये दो के दोनों लोग, पीएम मोदी और पुतिन, करीब 1 घंटे तक तो ये कार के अंदर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और ये सब कुछ वहीं चाइना में हुआ था, क्योंकि इनको और किसी पे भरोसा नहीं भाई, वो तो इनकी अपनी
खुद की गाड़ियाँ थी, खुद की सारी व्यवस्था थी, तो इसलिए उन्होंने आराम से बैठ के उसके अंदर बात किया। किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की प्रेसिडेंसी 25-26 के लिए मिली? तो ये मिली है किर्गिस्तान को। किर्गिस्तान आपको पता होगा कि रूस के पश्चिमी भाग में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ हैं। भारत ने ग्लोबल हंगर से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी को फोर्टिफाइड चावल सप्लाई के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया? तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये चावल देंगे। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऑफिशियल मेंबर अगस्त 2025 में इनमें से कौन सा पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्री बना है? तो ये बना है नेपाल। कैसे याद किया जाए? देखिए, ये सब मैं आपको इसलिए नहीं वो करवा रहा हूँ ना कि IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है, तो उर्जित पटेल वगैरह यहाँ के मतलब गवर्नर रह चुके हैं, तो मुझे मतलब अंदाज़ा है कि आप ये चीज़ें अगर एक बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न इसमें होता है क्योंकि बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान तो आप खैर नहीं ही लगाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए इनमें सब में मैं आपको देखो इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, देखिए बिग कैट की बात हो रही है, ठीक है, तो बिग कैट को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग सही से पालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है पाल में, नेपाल में पाल वर्ड आ रहा है, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रखिएगा। पड़ोसी वर्ड में अगर आपको कोई चुनाव करना हो नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो आप नेपाल चुन लेना। संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह फेमाइन की घोषणा की गई? तो ये है गाजा। कैसे याद किया जाए? अरे भाई, जब सब लोग गांजा की खेती करेंगे, सब लोग गांजा पिएंगे, गांजा फूकेंगे, तो अकाल नहीं आ जाएगा? मेहनत करेंगे आप, अच्छा काम करेंगे, तब तो फिर आप समृद्ध होंगे, विकसित होंगे। इस तरीके से आप इसको याद रखना। 31 अगस्त और 1 सितंबर को किस देश में SCO समिट में शामिल होने जाएंगे? PM मोदी किस देश में SCO समिट में शामिल होने जाएंगे? तो ये अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि चीन के तियानजिन में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की प्रस्तावित ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी के लिए जिनेवा में आयोजित INC 5.2 में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो ये 180 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया है। कैसे याद रखा जाए? देखिए, किसी भी चीज़ में पूरा वर्ड एक साथ नहीं आता है, किसी न किसी कंट्रीज़ के अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप मान के चलिए कि आप 50% ही लेके चलिए। तो 50% कितना होता है? जैसे 380 डिग्री होता है पूरा गोल, है ना, तो आप आधा ले लीजिए, तो आधा कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री से 180 कंट्रीज़ आप रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, 23वां भारत रूस एनुअल समिट कब होगा जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा करेंगे? तो ये दिसंबर 2025 में होगा, यानी कि हो चुका है। किस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अगस्त 2025 में वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री पाइतोंगतार्न शिनावात्रा को पद से डिसमिस कर दिया? तो ये थाईलैंड, अभी कल वाले करंट अफेयर्स में भी था। भारत और किस देश ने 10 महीने के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नॉर्मलाइजेशन के संकेत देते हुए अगस्त 2025 में एक दूसरे के देशों में हाई कमिश्नर्स अपॉइंट किए? तो ये है कनाडा में। आपको पता होगा कि कनाडा में कुछ आतंकवादी मारे गए थे, तो उसमें जो कनाडाई PM या जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे मतलब स्टेटमेंट्स दिए, आरोप लगाए भारत के ऊपर कि जो भारत के रॉ और IB के एजेंट्स हैं कनाडा में, उन्होंने ही इनको मारा है, ठीक है। जो लोग खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, तो कनाडा उनको शरण देता है। आपको पता है कि कनाडा में जो पंजाबी हैं उनकी पॉपुलेशन मतलब सबसे ज़्यादा है, मतलब 3rd नंबर पे उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कनाडा में, और बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। और ऐसे में क्या होता है कि ये कनाडा उन सिखों को शरण देता है जो
भारत से अलग करके खालिस्तान की मांग को मजबूती से उठाते हैं। तो इसीलिए जो है ऐसा मतलब डिस्प्यूट हो रहा था इंडिया और कनाडा के बीच में। किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके रानिल विक्रम सिंघे को अरेस्ट कर लिया गया? तो देखिए विक्रम सिंघे आपको पता है श्रीलंका के हैं ये। यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस जगह पहली मीटिंग हुई? तो ये अलास्का में हुई। कैसे याद किया जाएगा इसको? देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें डेली जो है कई कई मतलब लाशें बिछ जा रही थी। तो देखिए अलास्का में एक वर्ड आ रहा है ना, लास्का, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि अलास्का यूएसए। अब इसी में पूछा गया है कि अलास्का समिट के बाद यूएस प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मिले, तो जेलेंस्की के साथ इन्होंने कहाँ बैठक की? तो इन्होंने जेलेंस्की को ना मतलब कस के धोया था, मतलब बहुत हड़काया था। तो देखिए इसमें वॉशिंगटन से आप इसको वॉशिंग से रिलेट कर लीजिए कि इन्होंने जेलेंस्की को खूब धोया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री अगस्त 25 में भारत आए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है वांग यी। किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने भारत को अश्योर्ड किया कि वह फर्टिलाइजर्स, रेयर मिनरल्स तथा टनल बनाने वाली मशीनों की आपूर्ति शुरू करेगा? तो ये रेयर मिनरल्स का जहाँ पे नाम आए आप आंख बंद करके चाइना आप लगा देना। और मशीन्स तो है ही चाइना की, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं ये। थाईलैंड और किस देश के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के युद्ध विराम पर सहमति बनी, यानी सीज फायर पर सहमति बनी? तो पिछले करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में मंदिर को लेकर के डिस्प्यूट हुआ था। किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की योजना की घोषणा की? तो ये है इजराइल। ये भी बहुत चर्चित मुद्दा है। किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई? तो ये हो गई घाना में। कैसे याद किया जाए? देखिए जब सब कुछ बहुत घना होता है, डेंस होता है, ठीक है, तो कुछ दिखाई नहीं देता है और उसमें क्या होगा, उसमें जाके हेलीकॉप्टर टकरा जाएगा। जब बादल वगैरह बहुत डेंस होंगे उसमें छिप जाएगा तो सामने कुछ दिखेगा नहीं। तो आप इससे घाना को घना ऐसे करके, कोई चीज़ घनी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डेंस बोलते हैं ना। तो डेंस से घाना याद कर लीजिए, डेंस होगा तो वहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो जाएगी। किस पड़ोसी देश ने अपने प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेसिडेंस गण भवन को म्यूजियम में बदलकर जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय की घोषणा की? बांग्लादेश। ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब चर्चित मुद्दा रहा था, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा लिया और चुनाव की घोषणा की? तो हाँ, म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख थे, उन्होंने ये किया था और अभी उन्होंने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया है। अब देखिए तख्ता पलट में क्या होता है, तख्ता पलट में खूब मार काट होती है, तो इसमें देखिए मार है ना, इससे रिलेट कर लीजिएगा म्यांमार। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये है कनाडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ वहाँ विशाल तेल भंडार विकसित करने का समझौता किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को यमुना पर प्रस्तावित किस तरह के बांध से ताजमहल की नींव पर पड़ने वाले पोटेंशियल इम्पैक्ट का साइंटिफिक असेसमेंट करने की सलाह दी है? तो एक रबर डैम बनाया जा रहा था। आपको पता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल के नीचे जो लकड़ियाँ हैं वो लकड़ियाँ ऐसी हैं कि जब तक उनको पानी मिलता रहेगा तब तक तो और मजबूत होती जाएंगी। उसके नीचे कुएँ हैं बहुत सारे, उन कुएँ में क्या है कि वो लकड़ियाँ भरी हुई हैं और वही जो है ताजमहल की नींव है। तो उन लकड़ियों को, इसीलिए ताजमहल को यमुना के किनारे बनाया गया था। और यमुना के किनारे जिस स्थान पर बनाया गया था वो उस समय राजस्थान के राजा थे शायद, क्या नाम था उनका, जय सिंह या क्या था, उन्हीं से ये ज़मीन जो है इन्होंने ली थी। हालांकि ये चाहते तो मार काट के भी लोगों से ज़मीनें ली थी, वहाँ करा सकते थे, लेकिन इनको वहाँ पे मकबरा बनाना था तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे उसको बाकायदा उनको आगरा में बहुत सारे, उसके बदले में उन्होंने कुछ किले दिए थे, तो उसके बदले में इन्होंने ज़मीन इनसे ली थी। और
और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसको वाइट कलर का क्यों बनाया गया। इसको वाइट कलर का इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये प्रेम और शांति का प्रतीक मतलब था, इसलिए। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कभी हम लोग जब कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। इसका कारण देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप आराम से PDF लेके पढ़ लीजिएगा। इसका थीम क्या था, ब्रेकिंग बैरियर्स, प्रमोटिंग अर्ली डिटेंशन एंड इक्विटेबल केयर। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ये 1 अगस्त को ही टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, तो ये उसी समय चर्चा में आया था। हम लोग डेज तो ऐसे ही मतलब देखेंगे, देखिए आपको हिरोशिमा डे आपको पता ही है 6 अगस्त, अभी नागासाकी आगे आएगा 9 अगस्त। सतत कृषि दिवस ये क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन जो है 7 अगस्त को ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक इनका MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका भी देखिए नीचे कारण दिया हुआ, इसका थीम क्या है, स्तनपान में निवेश करें, भविष्य में निवेश करें। नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी डेट देख लीजिए, आपको इसका भी कारण नीचे दिया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये देख लीजिए, इसको भी ये स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है इसलिए, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, आपको ये भी पता है 8 अगस्त 1942 की डेट। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी डे ये भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। लायन डे कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये लायन डे कैसे याद कराया जाए, देखिए अगर 10 कुत्ते आ जाएं तो भी जो है जो शेर होगा वो अकेला ही आएगा। ये डायलॉग आपने खूब सुना होगा मूवीज़ में। तो देखिए 10 कुत्ते आ गए, 10 अगर कुत्ते आ गए तो शेर जो है फिर भी अकेला आएगा। विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए सबके पीछे का जो लॉजिक्स है ये सब दिया हुआ है, आप PDF लेके इसको पढ़ लीजिएगा। अब इस वीडियो को हम लोग समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तेरा हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए 13, ठीक है, अंगदान। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ये भी मनाया जाता है 13। अब आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड ठाकुर का जो है, हालांकि दोनों हाथ ले लिया था, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से रिलेट करेंगे तो वो भी 13 हाथ से रिलेट कर लीजिए इसको। पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, तो देखिए 14 अगस्त को ही, आपको पता है कि 15 अगस्त से ये लागू हुआ था, तो ये 14 अगस्त का जो पार्टीशन हुआ था तो इसका दर्दनाक बंटवारा इसको याद करने के लिए 2021 में प्रधानमंत्री ने इस दिन की घोषणा की थी। ये आप याद रखिएगा कि इसकी घोषणा जो हुई थी 2021 में हुई थी। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कब है, तो ये है 16 अगस्त। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। कैसे याद किया जाए, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। देखिए मच्छर जो है कान के पास आके ऐसे भुन 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 ऐसे ऐसे बोलता रहता है ना, ई ऐसे ऐसे करके बोलता रहता है मच्छर आके कान के पास, और जैसे ही आप उसको पट्ट से मारते हैं वहाँ पे पीस हो जाती है। अगर आपने मच्छर को मार दिया तो वहाँ पे पीस हो जाती है, तो अगर से आप अगस्त कर लीजिए और 20 से आप पीस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब आप इसको सबको पीस से रिलेट करिए, देखिए अगर
ऊर्जा सबके घर में रहेगी, सबके घर में लाइट्स वगैरह रहेगी, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, मच्छर नहीं आएंगे, फ़ैन चलता रहेगा, ठीक है, तो उससे भी पीस रहेगी। सद्भावना रहेगी लोगों में आपस में, तब भी पीस रहेगी। अगर 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 लाइट रहेगी, अगर इधर जो है सब कुछ सही रहेगा तो इधर मच्छर नहीं आएंगे। तो आप इससे तीनों डेज़ को आप रिलेट करिए 20 से, जैसे मैंने आपको भी बताया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो वो क्या चाहते हैं अपने बच्चों से कि उनके जैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है, वैसे ही उनके बच्चे भी जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको वो 21 कर दें। 21 को आप 21 पढ़िए, ठीक है, अपने माँ बाप के जाएं और उनको उनके फोरहेड पे 21 करके उनको ये चीज़ एहसास करवाएं। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर से आप अगस्त रिलेट कर लीजिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो उनके माँ बाप भी मतलब खुश रहेंगे, चैन से रहेंगे। नेशनल स्पेस डे, तो ये 23 अगस्त है। ये 23 अगस्त तो वही देश है जब चंद्रयान 3 जो है सफल हुआ था। थीम क्या है? गगनयान फ्रॉम आर्यभट्ट टू गगनयान, फ्रॉम एंशियंट नॉलेज टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये बहुत शानदार थीम है। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो है क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ऐसा कोई प्रश्न। विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए जहाँ महिलाओं के साथ समानता होगी उस देश की छवि जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। छवि से आप 26 याद रखो, अगर से आप अगस्त याद रखो। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र का उस दिन जन्म हुआ था। ये हॉकी के जादूगर थे। ये रेलवे के जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर प्रैक्टिस किया करते थे, पटरियों पे हॉकी बॉल को ले जा करके। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। यहीं पे जो है ये वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है, तो मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, इसमें कमेंट्स करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इन्हीं वीडियोस को मैं थोड़ा सा डिटेल्ड भी पढ़ाऊँगा, और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर आपके जो लॉ में अच्छे अच्छे केस लॉज, सारे सेक्शंस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो निश्चित है कि आपको उस लेवल का, उस क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा जैसा आप चाहते हैं पढ़ना, और जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से, एनालिटिकल तरीके से भी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और ट्रिक से भी आपको याद करवाएंगे। चलिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साथ बने रहे।